Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो जैम 2024 का भी एग्जाम हो चुका है। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के। तो मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक डिस्कस करूँगा। तो पहले अगर मैं लेवल की बात करूँ पेपर की, तो बहुत मतलब देखा जाए तो इजी साइड पे था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट था और इजी साइड पे ही ओवरऑल देखा है तो इजी साइड पे था। कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हो थोड़ा सा टफर साइड पे था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में मतलब बेसिकली आपके स्पेक्ट्रा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, मतलब डी ट्रांजिशंस वगैरह से उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, तो मे बी वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी था कि यहाँ पर दो कंपाउंड दे रखे थे और आपसे पूछा था आइसोमेरिज्म कौन सी होगी। ठीक है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म है भाई, देख लो, एनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। एनायनिक लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में इंटरचेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं भाई, आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन, तो बस यही उसका आंसर था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। फिर एक बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन था कि हीम कंटेनिंग प्रोटीन कौन सी होंगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वाला पेयर जो था वही करेक्ट था। एक पेयर में आपका हीमोसाइनिन और शायद हीमराइथ्रिन दे रखा था, वो उनमें तो दोनों में नहीं होता, और एक में मतलब मिक्सचर दे रखा था। ठीक है, हीमोसाइनिन और मायोग्लोबिन लेट से, और एक हीमराइथ्रिन एंड हीमोग्लोबिन, है ना, इस तरह से दे रखा था। तो ये वाला पेयर था जिसमें दोनों में ही हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बॉन्डिंग्स की बात करें तो बॉन्डिंग में भाई बहुत ईजी क्वेश्चन देखो, HCN नेगेटिव की शेप पूछी थी आपसे, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, लीनियर होता है यार, है ना, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह से। ठीक है, ये वाली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी मैंने, तो ये लीनियर ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, लीनियर शेप। ये बात हो गई। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन ये था कि हाँ, ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था हाईएस्ट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है। हाईएस्ट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बेसिकली इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। जितनी ज़्यादा किसी कंपाउंड की इंटेंसिटी होगी कलर की, उतना ही ज़्यादा उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। तो हमें पता है यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा भाई इंटेंसिटी किसकी होती है, चार्ज ट्रांसफर। सबसे पहले हमें चार्ज ट्रांसफर देखना पड़ता है। ठीक है, जो दोनों के दोनों सारे सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा होता है उसका कलर इंटेंस होता है और उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तो आंसर ये था आपका, हाई पूछी थी तो ये था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT, है ना, क्रोमेट आयंस में। बाकी इनमें भाई फिर उसके बाद अगर आपसे ऑर्डर पूछा हुआ होता तो आप ऑर्डर लगा लेते, सबसे ज़्यादा ये हो जाता। फिर ये आपका इसमें डी ट्रांजिशन अलाउड है, स्पिन अलाउड है, और लपोटे पार्टली अलाउड है, तो ये हो जाता है। इसमें सिर्फ डी ट्रांजिशन जो है वो स्पिन अलाउड है, फिर ये आ जाता, और इसमें दोनों चीज़ें ही फॉरबिडन होती है। लास्ट में आपका ये आ जाता। अगर ऑर्डर पूछा होता तो आप ऐसे बता देते, हाईएस्ट लोवेस्ट पूछा था तो हाईएस्ट ये हो जाएगा, लोवेस्ट ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इस तरह से शो करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था भाई, B2 एंड C2 मैग्नेटिज्म पूछा था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, B2 और C2 का मैग्नेटिज्म, पैरा होगा डाया होगा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं B2 में, है ना, B2 में आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन से तो भाई ये कैसा होगा, पैरा होता है। क्लियर होगी बात। और C2 क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है भाई। C2 जो है 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और डायामैग्नेटिक होता है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। क्लियर होगी बात। अगर हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए ना, तो B2 और O2 जनरली जो होते हैं क्या होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर होगी बात। स्कैंडियम, हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था। इसके स्कैंडियम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा था, स्कैंडियम 2+ दे रखा था, लेकिन ठीक है 2+ है मतलब D1 सिस्टम था ये, D1 सिस्टम। और इसमें पूछा था नंबर ऑफ डी ट्रांजिशंस क्या होंगी और उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा भाई, अगर ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, पहली बात स्कैंडियम 2+ D1 है। ठीक है, और बोला था शायद मे बी वहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ था कि आपको JTD स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कुछ कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इस पर आप JTD कंसीडर नहीं करोगे, तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी मिलेंगी भाई, D1 सिस्टम है तो एक डी ट्रांजिशन मिलेगी, एक ही ट्रांजिशन तो होगी भाई। अगर D1 का आप वो भी निकालना चाहो ना टर्म सिंबल, तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेल डायग्राम से भी देखोगे तो भी एक ही ट्रांजिशन आएगा और एक ही इलेक्ट्रॉन है। D1 सिस्टम में आपकी ऑक्टाहेड्रल में एक ही ट्रांजिशन होती है। ठीक है, 1 डी ट्रांजिशन था, और इसका नेचर क्या होगा भाई, अगर डी ट्रांजिशन हो रही है तो स्पिन अलाउड होगी। कैसी होगी, नेचर की बात करें तो स्पिन अलाउड, यही आपका आंसर था, स्पिन अलाउड होगी, लपोटे फॉरबिडन होगी, है ना, तो स्पिन अलाउड और एक, ये आपका आंसर होना चाहिए था। O3 का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था भाई, O3 कैसा होता है भाई, डायामैग्नेटिक होता है। O3 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होते, O2 पे होते हैं,
O2 बोलता तो पैरामैग्नेटिक था, वहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो हम उसका म्यू निकाल सकते थे। यहाँ पर म्यू क्या आएगा, डायमैग्नेटिक है तो म्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए था। ठीक है, एनएडी टाइप क्वेश्चन था, 0 ही पुट करना था, इंटीजर में आंसर देना था। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था। आइसोस्टेरिक कंपाउंड पूछा। अब आइसोस्टेरिक क्या होता है, पहली बात तो सुनो, अगर दो कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और उसकी स्ट्रक्चर भी सेम है, तो उनको आइसोस्टेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर था वो करेक्ट था बिल्कुल, ये देख लो। ठीक है, ये वाला जो आंसर था जिसमें ये एडक्ट दे रखा था BH3 का और C2H6, ये वाला करेक्ट था। बाकियों में बेसिकली क्या दे रखा था आपका, जैसे एक है B2H6 दे रखा था और आपका C2H6, तो ये दोनों आइसोस्टेरिक नहीं हैं। यहाँ पर दो ब्रिजिंग एच होते हैं, वहाँ पर नहीं होते, इनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं है और ऊपर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। हाँ नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, आपके 8 है, वहाँ पर भी 8 और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देख लो एक तरह से C2H6 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है। आपका ये कैसा होता है, इथेन, सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 और एच, यहाँ पर एच, इस तरह से। ऐसे ही आपका ये वाला जो होता है ये भी ऐसे ही होता है, ये एडक्ट है, बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, यहाँ पर देता है इसको इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड ये एक तरह से ये, और यहाँ एच यहाँ एच यहाँ एच, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं जैसे कि आपके कार्बन होते हैं। बस ये रहा, तो यही था आपका आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये एक्सट्रैक्शन से बेसिकली उससे आइसोलेशन ऑफ सब जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो बोल रखा था कि बहुत सारे मतलब ऐसे एलिमेंट दे रखे थे और प्रोसेस दे रखे थे, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे आपसे और MSQ क्वेश्चन था। तो बोला ये हुआ था कौन सा एलिमेंट इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो सकता है या फिर प्यूरिफाई करते हैं बेसिकली, और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो एल्यूमिनियम के लिए हाँ बेयर प्रोसेस जो होता है जनरली यहाँ पर बॉक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को निकालने की प्रक्रिया होती है, तो बेयर प्रोसेस से एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। डाउन प्रोसेस के लिए बिल्कुल सही बात है, ये भी Na को आप डाउन प्रोसेस से क्या करते हो, इलेक्ट्रिको केमिकल मेथड होता है, Na को आप सेपरेट कर सकते हो। मॉन्ट प्रोसेस, निकल को हम प्यूरिफाई करते हैं मॉन्ट प्रोसेस से, है ना, कार्बन से रिएक्ट करवा के, ये भी सही है। बस ये वाला गलत था। ठीक है, ये वाला जो था फ्रेश प्रोसेस जो होता है वो सल्फर के लिए होता है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, फ्रेश प्रोसेस जो होता है वो सल्फर के लिए होता है, बोरोन के लिए नहीं होता, तो ये वाला गलत था। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके सही। NO- का बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, तो NO- जो होता है 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन ट्रिक से करोगे भाई तो भी आ जाएगा आंसर। 16 इलेक्ट्रॉन आपका O2 भी होता है, O2 का जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना ही NO- का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर MOT बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है भाई, 2 आता है। O2 में 2 होता है ना, वो भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, NO- भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका ही बॉन्ड ऑर्डर 2 है और आपका O2 का भी 2 होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, हाँ ये MSQ क्वेश्चन पूछा था कि न्यू CO के बारे में। ये BH3CO दे रखा था, फ्री CO और FeCO5 दे रखा था। ठीक है, 2 स्टेटमेंट में इनसे कम दे रखी थी फ्रीक्वेंसी इसकी, इस वाले में, और 2 में इससे ज़्यादा दे रखी, तो ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये ऑर्डर होता है करेक्ट। ठीक है, BH3CO में आई थिंक ऑलमोस्ट 2164 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। इसकी बात करोगे तो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगी, और इसमें तो भाई बहुत कम आती है, 2000 के आसपास ही आती है, 2000 से भी कम ही आती है FeCO5 में। ठीक है, 2000 के आसपास ही आ रहती है, तो देख लो ये ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो इस वाले में जो फ्रीक्वेंसी है आपकी कार्बोनिल की वो फ्री CO से भी ज़्यादा होती है और इससे भी ज़्यादा होती है। इसमें तो देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से CO न्यू CO आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, कार्बोनिल अपने सिग्मा से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, उसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, जिसकी वजह से देखो ये बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली बढ़ जाएगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा हल्का सा। और BH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वापस इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। ठीक है, ऑल्दो कहीं कहीं बोला हुआ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से देता है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता इफेक्ट, तो जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है ज़्यादा हो जाती है, किससे, फ्री CO से भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑर्डर चलेगा, मतलब ज़्यादा वाले जो दोनों ऑप्शन थे शायद वही आपके करेक्ट हो जाएंगे इसमें। हाँ, फिर ये क्वेश्चन जो था ये यहाँ थोड़ा सा बोल सकते हो टफर साइड पे क्वेश्चन था। मतलब इसमें क्या पूछा था, इसमें थोड़ा सा अलग से आपको, जैसे जनरली आप सिलेक्शन रूल पढ़ते हो ना कि आप स्पिन फॉरबिडन है, लपोटे फॉरबिडन, यहाँ पर ना सिमेट्री पूछी हुई थी, सिमेट्री के ऊपर, मतलब वो लपोटे सिलेक्शन रूल की बात कर रहा है। सिमेट्री से रिलेटेड जो सिलेक्शन रूल है वो आपका पैरिटी सिलेक्शन रूल जिसको बोलते हैं, वो लपोटे सिलेक्शन रूल है। ठीक है, यहाँ पूछा था DD ट्रांजिशन इसमें क्या होगी, आपको पता है इसमें तो दोनों ही फॉरबिडन होती है, फॉरबिडन है ना, D5 सिस्टम है ना, ये D5 हाई स्पिन का केस है, तो इसमें तो दोनों चीज़ें फॉरबिडन है बेसिकली। वैसे भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो DD ट्रांजिशन जो होती हैं वो आपकी लपोटे फॉरबिडन ही होती हैं, और स्पिन भी फॉरबिडन है इसमें तो DI5 में। ठीक है, इसमें तो सिमेट्री फॉरबिडन ही आएगा,
इसमें बात करें यहाँ पर देखो 4, वैसे जनरली जो टाइटेनियम होता है वो वाटर के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया, मतलब हम टेट्राहेड्रल को कंसीडर करेंगे। तो ये D1 सिस्टम है, और अगर ये टेट्राहेड्रल आप मानते हो इसको, तो यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो यहाँ पर पार्टली अलाउड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि लपोटे जो है ये जो है वो लपोटे पार्टली अलाउड होता है ना, पार्टली अलाउड। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये पार्टली अलाउड होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे पार्टली वाला कोई ऑप्शन शायद नहीं था। ठीक है, वहाँ पर सिंपल बोला था सिमेट्री अलाउड, सिमेट्री फॉरबिडन। तो अगर यहाँ पर नहीं दे रखा है पार्टली वाला ऑप्शन, तो हम इसको सिमेट्री फॉरबिडन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, डी ट्रांजिशन हैं जनरली, डी ट्रांजिशन है मतलब सेम ऑर्बिटल्स में अगर ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो आपको पता है ये भी आपका जी रेड होता है, ये भी जी रेड होता है, तो पैरिटी चेंज नहीं होती है, तो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं। लेकिन उनका सम रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको, है ना, क्योंकि वहाँ पर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल में क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, तो पार्टली अलाउड बोलते हैं। ठीक है, पूरा नहीं बोल सकते कि हाँ ये लपोटे अलाउड हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री फॉरबिडन वाला ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट हो सकता है। बाकी देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। यहाँ पर क्या पूछा था, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन और एक्सचेंज के ऊपर 3-4 आपके स्टेटमेंट दे रखे। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा था कौन सा फास्टर होगा, किसमें स्लो होगा, मतलब वैसे ही 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिए, सही से याद नहीं है मुझे। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर बोला हुआ था एक स्टेटमेंट में कि मैग्नीशियम ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है फास्टर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन या फिर एक्सचेंज दिखाएगा कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ध्यान रखना लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एक्सचेंज हो, वो डिपेंड करता है भाई आपकी मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। और वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे अगर चार्ज ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो स्लो जाएगा। ठीक है, मेटल की इनर्टनेस और लेबाइलनेस है ना, VBT से हम चेक करते हैं, वो चीज़ है। ये तो बेसिकली क्या है, डी ब्लॉक के है ही नहीं, तो इसमें भाई आप साइज ही देखोगे, 4 सेम है, तो साइज अगर छोटा है तो वहाँ पर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये स्लो, ये गलत है। ठीक है, अगर इसकी फास्ट दे रखी थी तो ये गलत है, इसकी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये शुड भी ऐसे रहना चाहिए, इसकी अगर फास्टर दी होती तो ये आंसर सही होता, लेकिन फास्टर मैग्नीशियम वाले की दे रहे, मैग्नीशियम में स्लो होगा भाई, मैग्नीशियम 2+ का स्ट्रोंशियम 2+ से साइज छोटा होता है। क्लियर होगी बात? ये वाली गलत हो गई। इसकी बात करोगे तो यहाँ पर SF6, यहाँ पर चार्ज देखो कितना होगा, +6, यहाँ पर चार्ज देखोगे तो +3। ठीक है, तो चार्ज अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर स्लो होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वाला होना चाहिए था आपका। क्लियर होगी बात? इसमें ये सही है, यहाँ देखो +2 में दे रखा है, यहाँ +3 में दे रखा है। ठीक है, आपको वैसे ही पता है कोबाल्ट 3+ जो होता है लो स्पिन होता है अगर वाटर और अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनर्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर तो स्लो होगा। क्लियर होगी बात? तो ये सही था, ये वाली स्टेटमेंट सही थी आपकी। और इस वाले में देखो, यहाँ पर क्रोमियम 2+ दे रखा है, मतलब D4 सिस्टम है। क्या है, D4 हाई स्पिन का केस। और ये क्या होता है भाई, यहाँ पर होती है JTD, इसमें तो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, JTD अगर आ जाती है तो कॉपर 2+ और क्रोमियम 2+ में आपका लिगेंड एक्सचेंज हो या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि JTD होती है। तो ये भी सही था। ठीक है, यहाँ पर ये तो इनर्ट हो गया, ये तो इनर्ट है, ये लेबाइल है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ये वाला भी सही है। तो ये 2 आपके आंसर सही थे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर इन लोगों का रेट फास्टर दे रखा था। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी थी और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रखी थी Mn की, इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में। तो भाई बता दो, देखो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो +1 Mn की लेट सपोज x हो गई, और कार्बन तो आपका न्यूट्रल होता ही है। ठीक है, ओवरऑल कोई चार्ज दिख नहीं रहा मुझे, x = यहाँ पर आ जाएगी भाई -1। ठीक है, इसमें तो -1 में आ गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो 0 में होता है, और यहाँ पर अगर पूछी हुई थी तो यहाँ पर देखो CH3 जो होता है, CH3 लिगेंड जो होता है उसमें -1 चार्ज होता है, तो -1 + x, और अगेन यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, =0, तो x = यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर +1। ठीक है, तो -1 एंड +1 आई थिंक आंसर आपका करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ था। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, जो हमने न्यू अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चन सीरीज कराई थी ना, सेम मैंने डाइपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन कराया था आप लोग को। ठीक है, वैसे ही आ गया, वहाँ पर भी 4 डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, यहाँ पर भी 4 डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है। वहाँ पर मैंने शायद HBr का कराया था, यहाँ पर CO का पूछा था, सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। और चार्ज भी जो पूछा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर होगी बात? तो आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो ये लगाना है, μ = QD, Q/L लगाते हैं ना, तो μ = QE लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज जो निकालना है वो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में निकालना है, तो D ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से आपको Q निकालना है फ्रैक्शन, तो यहाँ से μ
बाई ईडी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, म्यू आपको 0.1 दे रखा था इनटू, और एक डी जो होता है वो डी में दे रखा था। ठीक है, डी बाय में हमें लेकिन चेंज करना किसमें, कूलम मीटर में। तो यहाँ पर 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर हो जाएगा, और डिवाइड बाय ई की आपकी वैल्यू दे रखी थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इंटू 113 पिकोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, 10⁻⁻12 मीटर भाई। ठीक है, तो -12 और -19, तो -31 ये हो जाएगी पावर, और ऊपर -30, और यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.1 को देखो कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁻1 लिख सकते हो कि नहीं सकते हो। तो पावर तो भाई कैंसिल हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे तो यहाँ पर आई थिंक 0.018 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो 0.018, 3 डेसिमल में आपको आई थिंक आंसर देना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्यू का। ठीक है, 0.018। तो यहाँ पर भाई हमारी इनऑर्गेनिक हो जाती है खत्म। तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादा देखो क्वेश्चन नहीं थे, कंपेयर करें अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक से थोड़ी सी इनऑर्गेनिक कमी पूछी हुई थी इस बार। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा पूछी नहीं थी। तो ये भाई आपका इनऑर्गेनिक का सोल्यूशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।